आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली ब्लड डोनेशन के बारे में कि ब्लड बैंक का एक्जेक्टली काम क्या है और ये कैसे काम करते हैं। सर ब्लड बैंक का मेन काम ये होता है कि जो डोनर आते हैं उन डोनरों से ब्लड अपना जो ब्लड बैंक में जुड़े रहते हैं जी उनसे क्रॉस मैच करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। व्यक्ति ऐसे होते हैं जी या किस एज से एज के बाद या किस एज से पहले कौन कौन व्यक्ति ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। जी एक्चुअली में जो हम ब्लड डोनेशन करते हैं जी। वो उनकी एज होनी चाहिए 18 से। जी अच्छा, जो लोग टैटू बनवा लेते हैं वो ब्लड डोनेट नहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि अधिकतर लोग ब्लड डोनेट करने से डरते क्यों हैं। नहीं सर, ये क्या है कि एक लोगों ने साइकोलॉजिकल थॉट रख लिया है कि हम लोग कितने इंटरवल के बाद यूजुअली किसी को ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। एक्चुअली इसमें ब्लड के टोटल कितने कंपोनेंट्स कितने होते हैं। जी एक्चुअली में जो ब्लड लेते हैं कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं लोग, जी उनको कैंप ऑर्गेनाइज कराने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं सर जी वो लोग एक तो जहाँ पे कैंप लगता है जी वहाँ का प्लेस। अच्छा सर, एक टर्म यूज होता है बॉम्बे ब्लड। जी तो मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने तो पहली बार सुना। जी तो ये बॉम्बे ब्लड टर्म क्या है और ये क्यों यूज होता है। सर ऐसा होता है कि ब्लड ग्रुप नॉर्मली हम लोग 4 ग्रुप यूज करते हैं। जी वैसे ब्लड बैंक्स मेजरली क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं। ब्लड बैंक्स में सर डोनर जैसे पहुंचता है जी उसकी सारी टेस्टिंग होती है। जी टेस्टिंग होने से पहले दोस्तों, डॉक्टर स्टॉक में आपका स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बीमारियों से थोड़ा सा हट करके है। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली ब्लड डोनेशन के बारे में, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करते हैं, बहुत सारे लोगों को ब्लड की डोनेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं होती है। तो इसी पर्पस को पूरा करने के लिए आज हम हमारे साथ मौजूद हैं सद्भावना ब्लड बैंक के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव जी। सर स्वागत है डॉक्टर स्टॉक में आपका। जी सर, थैंक मैं सर ये पूछना चाहूंगा कि सबसे पहली प्राइमरी इंफॉर्मेशन कि ब्लड बैंक का एग्जैक्टली काम क्या है और ये कैसे काम करते हैं। सर ब्लड बैंक का मेन काम ये होता है कि जो डोनर आते हैं उन डोनरों से ब्लड हम लेते हैं। जी सबसे पहले हम उनका टेस्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन, बीपी, साथ में पूछते हैं कोई आपके मेडिसिन तो नहीं चल रही है, कोई ड्रग्स तो नहीं चल रहे हैं आपके। उसके बाद वो डोनेट होते हैं। जी डोनेट होने के बाद फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। जी HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, PDRL, ब्लड ग्रुपिंग। ओके उसके बाद उनके कंपोनेंट बनता है। जी प्लेटलेट अलग हो गई, इसमें से सेपरेट, प्लाज्मा अलग हो गया, जी पैक्सिल अलग हो गई। उसके बाद उनको हम स्टोरेज के लिए हर किसी का टेम्परेचर अलग अलग होता है, जी उसके अकॉर्डिंग उनको स्टोर कर देते हैं। स्टोर कर देते जब किसी डॉक्टर की डिमांड आती है, हैं। जी कोई भी अटेंडेंट आते हैं, लेटर पे आते हैं, लेटर पे लिख के लाते हैं कि हमको इस पेशेंट के लिए ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, राइट। उनको वो चीज हम वहां से लेके स्टोर से अपना जो ब्लड बैंक में स्टोरेज रहते हैं जी उनसे क्रॉस मैच करते हैं, उनको प्रोवाइड कराते जी। हैं। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, अब ये एक जनरल इंफॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस कर ली। जी। अब बात आती है कि किस टाइप के पेशेंट, मतलब कौन कौन व्यक्ति ऐसे होते हैं जी। या किस एज के बाद या किस एज से पहले कौन कौन व्यक्ति ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। जी एक्चुअली में जो हम ब्लड डोनेशन करते हैं जी वो उनकी एज होनी चाहिए 18 से 65, यानी 18 से 65 साल के बीच में होनी 65 साल चाहिए। के बीच। जी। ओके। और अब बहुत सारे लोग हैं 18 से 65 साल के बीच के हैं। जी जी उसमें कौन से ऐसे लोग हैं जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। जी जैसे कि बहुत से डोनर ऐसे आते हैं जिनकी मेडिसिन चल रही है, ओके, जिनको कोई डिसीज है, जिनके कोई टैटू बनवाया है, कोई वैक्सीनेशन हुआ है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे कि हम उनका ब्लड नहीं ले सकते। जी। अच्छा, जो लोग टैटू बनवा लेते हैं वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। यस, वो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, 1 साल बाद वो जब कर सकते हैं, जब टैटू लगवाने के 1 साल हो जाए उसके बाद आप ब्लड अच्छा कर सकते हैं। 1 साल के बाद। जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी आपने। अच्छा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि अधिकतर लोग ब्लड डोनेट करने से डरते क्यों हैं। नहीं सर, ये क्या है कि एक लोगों ने साइकोलॉजिकल थॉट रख लिया है कि हम लोग ब्लड डोनेट करेंगे तो हम लोग वीक हो जाएंगे। ओके। ऐसा होता नहीं है। कायदा ये होता है कि आप जब तक ब्लड नहीं देंगे, आपकी बोन मेरो जब तक न्यू आरबीसी नहीं बनाएगी, जी, स्पेस ही नहीं होगा आपकी वेन्सों में, बॉडी में, तो वो बड़ा स्लो बोन मेरो बनाती है। अच्छा, आप डोनेट कर देते हैं तो एकदम बहुत अच्छा बोन मेरो आपका आरबीसी बनाती है। आरबीसी जी, राइट। अच्छा, कितने इंटरवल के बाद यूजुअली किसी को ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। एक्चुअली इसमें दोनों डिवाइडेड हैं। अगर मेंस है
तो आप 3 महीने बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और फीमेल हैं तो वो 4 महीने बाद डोनेट कर सकते हैं। 4 महीने बाद डोनेट कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा सिनेरियो होता है कि 2 महीने में भी कोई जना कर दे? नहीं सर, ऐसा नहीं होता जी। ये गवर्नमेंट का एक प्रोटोकॉल होता है कि आप जो भी स्वस्थ मनुष्य है, हेल्थी है, वो आप 3 महीने बाद ही डोनेट करेंगे, उससे जल्दी डोनेट नहीं कर सकते आप। राइट। अच्छा, जो चाहे मेल हो या फीमेल हो, जैसे पहले मैं मेल की बात करता हूँ जी, मेल के लिए मिनिमम हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? मेल हो या फीमेल हो, 12.5 ये प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का। 12.5 होना चाहिए और 17 के बीच में होना चाहिए। 12.5-17 के बीच। तो बट सर, क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी का 17 से भी प्लस गया हो? हाँ, होता है क्या है सर, मैं बताऊं आपको, आजकल लोग खान पान बड़ा चेंज हो गया है। लोग, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई है कि हम ब्लड देंगे तो हम वीक हो जाएंगे, लोग ब्लड डोनेट नहीं करते हैं। अब धीरे धीरे उनकी आरबीसीज बढ़ती जाती हैं, क्योंकि उसका एक कॉज है। आप ब्लड डोनेट नहीं करेंगे ना, फिर भी 120 दिन बाद, 120 डेज बाद आपकी आरबीसी ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाती है। और ब्रेक होने के बाद वो बॉडी में ही मूव करती हैं, जिससे बोलते हैं कि ब्लड गाढ़ा हो गया। गाढ़ा होने का सेंस ये है कि आपको हार्ट अटैक, कैंसर, स्किन डिसीज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये सारी डिसीज इसलिए होती हैं क्योंकि आपका ब्लड बढ़ जाता है। राइट। आजकल लोग ब्लड नहीं दे रहे हैं। ब्लड नहीं देते, जब डॉक्टर पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि हाँ ब्लड दीजिए, क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन पहुंच जाता है 18, 19, 20, तो फिर उनको प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है। सपोज दैट आप थोड़ा सी जीना चढ़ेंगे तो आपको सांस फूल जाएगी, आपने थोड़ा सा वजन उठाया तो आपकी सांस फूल जाएंगी। इसीलिए लोग कहते हैं डॉक्टर के पास जाके कि आप ब्लड डोनेट करें, जिससे आप हेल्दी रहें। जी, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। अच्छा, ब्लड डोनेशन करने से पहले जी और बाद में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ब्लड आप जब डोनेट करने जाएं तो कभी भी आप खाली पेट ना जाएं जी, कुछ न कुछ खा के जाइएगा जी। खाली पेट जाने से दिक्कत होती है। और ब्लड डोनेट करने के बाद जी आधा घंटे तक आप वहां पर रेस्ट करते हैं जी। कोई भी भारी काम नहीं करेंगे जी, गाड़ी ड्राइव नहीं करेंगे, कोई भी आप नशा नहीं करेंगे, रेस्ट करें जी। राइट। अच्छा, क्या ब्लड डोनेशन करने के बाद भी किसी व्यक्ति को कुछ टेस्ट कराने चाहिए? नहीं, ब्लड डोनेशन करने के बाद आपको नीड नहीं होती है। एक्चुअली क्या है ना कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका बीपी और हीमोग्लोबिन तो जब ही चेक हो जाता है, बट जो ब्लड के अंदर है, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C, मलेरिया, पीडीएल, ये सारे आपके ब्लड के टेस्ट होते हैं। उसके बाद अगर आप फिट होते हैं तभी आपका ब्लड कंपोनेंट बन के स्टोरेज होता है। तभी अगर आपके ब्लड में कोई भी कमी निकलती है तो उसको फिर डायरेक्ट डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अच्छा, अभी आपने सारी चीजें बताई कि आप सब कुछ चीजें चेक करते हैं जी, तो ब्लड बैंक इस चीज को कैसे इंश्योर कैसे करता है? मतलब कौन सा मेथड यूज करता है, मेरा पूछना ये है, कौन सा मेथड यूज करता है कि जिससे ये इंश्योर हो जाए कि हाँ ब्लड में डिफेक्ट नहीं है? ऐसा होता है सर कि जो प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का जी, अगर आप ब्लड लेते हैं तो उसको एक मेथड होता है एलिजा मेथड जी, उसके थ्रू आप ब्लड को टेस्ट करिए। उसके बाद जब आपके एलिजा से आप टेस्ट करेंगे, आपका ब्लड फिट है, अच्छा है, तब उसको आप दोबारा किसी के लिए इशू कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है, इससे अपर लेवल एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन होती है, जिसको मेथड को बोलते हैं केमी मेथड। हमारे यहाँ केमी मेथड से जांच होती है, क्योंकि वो ज्यादा सेंसिटिव होता है जी, उससे हमें जांच होने के बाद ब्लड जाता है। राइट। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहूंगा कि ब्लड के टोटल कितने कंपोनेंट्स कितने होते हैं? जी जी जी, एक्चुअली में जो हम ब्लड लेते हैं जी, तो ब्लड लेने के बाद उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं जी, जो हम टेस्ट होने के बाद, जैसे कोई डोनर जाते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करने के बाद उनकी सारी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग होने के बाद वो सारा ब्लड फिट है, फिर वो कंपोनेंट में बनती है, उसकी 3 चीज बनती हैं। एक होती है पैक सेल्स जी, एक होता है प्लाज्मा, एक होती है प्लेटलेट। अच्छा, 3 में डिवाइडेड हो जाता है। पैक सेल्स मतलब आरबीसीज? यस। अच्छा, एक्चुअली गवर्नमेंट ये बोलती है सर कि आप होल वर्ल्ड, आपने देखा होगा आजकल, आप न्यूज में भी देखते हैं, पेपर में भी देखते हैं कि गवर्नमेंट बोलती है कि आप होल वर्ल्ड किसी भी पेशेंट को इशू ना करें जब तक उसको ज्यादा नीड ना हो। आपको किसी को ब्लड की नीड है, ब्लड इन द सेंस ये पीआरबीसी, तो आप केवल पीआरबीसी दें, उसको एक्स्ट्रा प्लेटलेट या प्लाज्मा ये चीज ना दें। अब किसी को प्लेटलेट की नीड है तो उसको प्लेटलेट दें, पैक्सेल या पेप्पी ना दें। लोग क्या करते हैं, ये हमारे यहाँ थोड़ा सा ऐसा है कि ब्लड चाहिए तो पूरा ही ब्लड मंगाते हैं होल ब्लड, जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनको नहीं लगाना चाहिए। राइट। अच्छा, ये
प्लेटलेट डोनेशन या जिसे एफएसएस बोलते हैं, जी, ये क्या होती है और किस सिचुएशन में दी जाती है? जैसे कि सर आपको बताया है कि अभी कोरोना भी गया है जी अभी, डेंगू भी हुआ था जी, डेंगू भी गए हैं। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसका एचबी लेवल तो सही रहता है, बट उसकी प्लेटलेट है वो डाउन हो जाती है। और प्लेटलेट का हमारी बॉडी में बहुत रोल है। सपोज जैसे आपको कभी ब्लीडिंग चालू हो जाती है तो वो प्लेटलेट का ही अहम रोल होता है कि उसको क्लॉटिंग करे। राइट। जब प्लेटलेट डाउन हो जाती है तो उसी में कोरोना में या डेंगू में उसको प्लेटलेट एफरेसिस के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अच्छा, इसका एफरेसिस का दो चीजें मैंने सुनी है। एक तो छोटे छोटे पाउच होते हैं जी, एक होता है जंबो पैक। जी जी जी। तो जंबो पैक का क्या प्रोसीजर होता है? क्या है सर कि एक तो होती है 50 ml में होती है, उसको बोलते हैं आरडीपी, रैपिड डोनर प्लेटलेट, और एक होती है जंबो पैक जिसको बोलते हैं एसडीपी, सिंगल डोनर प्लेटलेट। इन दोनों में ये डिफरेंट है कि आरडीपी जो होती है वो 50 ml की होती है और जो जंबो पैक होता है वो 300 ml का होता है। जब आदमी पेशेंट की प्लेटलेट थोड़ी सी डाउन है तो उनको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप आरडीपी लगा सकते हैं, छोटा छोटा लगा सकते हैं, 2 3 4। बट जब डेंगू से आप सफर कर रहे हैं तो फिर आपकी प्लेटलेट बहुत डाउन हो गई है तो उनको जंबू पैक ही लगता है, जिससे कि उनकी बॉडी में इफेक्ट पड़े, प्लेटलेट अच्छी तरह से इंप्रूव हो सके। राइट जी। अच्छा सर, जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको थैलेसीमिया होता है या कैंसर होता है या कुछ एक्सीडेंट केसेस आते हैं जी, तो इसमें किस किस टाइप के ब्लड कंपोनेंट की आवश्यकता रहती है? सर एक्चुअली थैलेसीमिया का मैनुअल होता है कि जब बच्चा बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न बच्चा होता है, वो जब तक लाइव रहता है तो वो उसको ब्लड की नीड एवरी टाइम रहती है। तो उसको ऐसा नहीं कि होल बॉडी चाहिए या ब्लड के और कंपोनेंट चाहिए, उसको ओनली नीड है आरबीसी की, हीमोग्लोबिन। तो जो थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं उनके लिए जाता है पैक्सेल। और जैसे आपने बोला एक्सीडेंटल केस है या कैंसर है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ब्लड लॉस होता है। सपोज दैट एक्सीडेंट हुआ तो उसमें डायरेक्ट ब्लड लॉस हो गया तो उसमें प्लाज्मा भी गया, बॉडी के और भी होते हैं एंजाइम्स वो जाते हैं, तो उनके लिए होल ब्लड होता है। राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब ये मैं थोड़ा सा इस नजरिए से जानना चाहूंगा कि इंडिया में ब्लड की इतनी ज्यादा शॉर्टेज क्यों रहती है? सर ऐसा है कि हमारा जो इंडिया है जी, इसमें जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एवरी ईयर 7 लाख से 8 लाख यूनिट डोनेट होना चाहिए। ओके। बट क्या है कि हमारे इंडिया में ये है कल्चर कि मैं ब्लड दूंगा, ये है धारणा है, मैं ब्लड दूंगा तो मेरे को कमजोरी आ जाएगी, या फिर जब तक मेरे घर वालों को नीड नहीं है मैं नहीं देता हूँ। राइट। तो जब तक ये डर वाली चीज नहीं हटेगी, एक साइकोलॉजिकल बना दिया है कि हमने ब्लड दिया तो हम लोग कमजोर हो गए, ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ सोचना होता है। तो लोग डोनेट डर के मारे नहीं करते हैं, साइकोलॉजिकल होता है उनका। तो वो ब्लड जब पहुंचेगा नहीं आप डोनेट करने के लिए, तो जो गवर्नमेंट को या पेशेंट को जो ब्लड चाहिए उतना ब्लड पर्याप्त नहीं मिल पाता है। राइट। ये कमी है जो हम लोग ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, ना ही ब्लड बैंक में ब्लड पहुंच पाता है। अच्छा सर, क्या कोई ऐसा क्या ब्लड पर भी सीजन का कुछ इफेक्ट पड़ता है कि जैसे मान लीजिए जैसे होता है कि फेस्टिव सीजन में इस चीज की शॉर्टेज हो गई, जी, तो ब्लड की डोनेशन की सबसे ज्यादा शॉर्टेज कब होती है? सर इसकी सबसे ज्यादा शॉर्टेज होती है सर गर्मियों में जब फसल वगैरह करती हैं, एक मलेरिया, डेंगू, ये सारी चीजें थोड़ी गर्मियों में ज्यादा होती है, समर में। तो वहां पे इनका ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा चाहिए होता है। विंटर में थोड़ा सा कम डाउन हो जाता है सर। अच्छा, आजकल ब्लड की टेस्टिंग के लिए सबसे ज्यादा कौन सी मॉडर्न मशीन है जी, और उसकी खास बात क्या है? ऐसा है सर कि जो ब्लड टेस्ट होता है वो गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसने ये कह रखा है कि हमारा आप एलिजा से ब्लड टेस्ट करके आप पेशेंटों को दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ टेक्निक है सद्भावना ब्लड बैंक में है जी, उसमें क्या है कि हम लोग केमी से करते हैं। केमी इज द एडवांस फीचर। उसमें हम ब्लड को टेस्ट करते हैं, ब्लड के अंदर कोई वायरस या कोई भी डिसीज ऐसी नहीं है जो स्टार्टिंग फेज से स्टार्ट हुई है, उसमें बिंदु पीरियड चालू हुआ हो, तो हम लोग उससे चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग ब्लड को इशू करते हैं। अच्छा सर, रैपिड टेस्ट और केमी टेस्ट जी और एलिजा टेस्ट, इन तीनों को अगर हम कंपैरिजन करें जी, तो क्या डिफरेंसेस आते हैं? सर रैपिड टेस्ट तो गवर्नमेंट बहुत दिन से बंद कर चुकी है। ओके। रैपिड इज द चीप टेस्टिंग, बिकॉज कि आप जब रैपिड से टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर जो वायरस होते हैं या एंटीजन एंटीबॉडीज ऐसे कहिए आप, जो एंटीजन एंटीबॉडीज वो उसमें मतलब ऐसे समझिए आप जैसे बिंदु पीरियड में स्टार्ट हो गए, उसमें आना शुरू हो गया, तो वो रैपिड उसको कैच नहीं कर पाती है। अच्छा। एलिजा उसको कैच कर लेता है।
और एलेजा से भी अच्छा होता है जो केमी मैंने बोला। केमी बिल्कुल ही आप सेंसिटिव होता है, तो जैसे ही सेंसिटिव जैसे भी कोई वायरस होता है उसको डिटेक्ट कर लेता है। हाँ। उस ब्लड को फिर डिस्कार्ड कर देता। तो ये बेटर में केमी पेशेंट के लिए रिस्क कम हो जाता है। यस, रिस्क कम हो जाता है। ओके ओके। अच्छा सर, आजकल ये हमारे नॉलेज के लिए ही है जी कि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है? सर ऐसा है कि लोग बहुत से ऐसे हैं जो ब्लड बैंक नहीं पहुंच पाते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, या हम लोग खबर पढ़ते हैं को ब्लड की जरूरत है, या हमने देखा है कि उन्होंने ब्लड दिया है। अब आप ब्लड दे रहे हैं, देख रहे हैं ब्लड देने से क्या क्या फायदे होते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे सब लोग चेक कर लेते हैं, तो लोग थोड़े से अवेयर होते हैं कि आपने उसने दिया है तो हाँ चलो मुझे भी देना चाहिए। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है, ये टॉपिक आपने बहुत अच्छा उठाया। बहुत से लोगों के बच्चों के बर्थडे हैं वो ब्लड डोनेट करने आते हैं, बहुत लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है वो ब्लड डोनेट करने आते हैं। तो ये चीज एक इतना अच्छा है कि लोगों को अवेयर होते हैं। ये सारा का सारा सोशल मीडिया पे देखते हैं, अरे उन्होंने अपने बर्थडे पे दिया तो हमको भी देना चाहिए, उन्होंने अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे दिया तो मेरे को भी देना चाहिए। एट द मीन्स ये है कि कम से कम ब्लड बैंक पे ब्लड तो पहुंच रहा है और वो ब्लड किसी जरूरतमंद लोगों की जान बचा रहा है। राइट, तो ऐसा होना चाहिए सर। बढ़िया सर। अच्छा, ऑटोमेशन का फ्यूचर में ब्लड बैंकिंग में क्या इम्पैक्ट है? सर ऐसा है कि जो एलेजा लगाते हैं ये मैनुअली लगता है सर। अब क्या है, ऑटोमेशन हो गया है, बहुत सी मशीन है, जैसे मैंने आपको बताया केमी है, एक नेट भी होती है, ऑटोमेटिक होती हैं। इनकी क्या सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है। राइट, कोई भी वायरस या कोई भी एंटीजन डेवलप करता है इसको तुरंत कैच करती हैं। तो जो हम ऑटोमेशन तरफ जा रहे हैं वो बहुत अच्छा है, पेशेंट के लिए बहुत बेटर ब्लड इशू होता है और उसके लिए बहुत अच्छी चीज है सर। तो कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं लोग जी, उनको कैंप ऑर्गेनाइज कराने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो लोग कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं सर जी, वो लोग एक तो जहाँ पर कैंप लगता है जी वहाँ का प्लेस अच्छा होना चाहिए जी, वातावरण बहुत अनुकूल होना चाहिए जी, जो डोनर आते हैं उनका एचपी सही अच्छा होना चाहिए, 12.5 से ऊपर होना चाहिए। कोई भी डोनर ड्रिंक्स ना करके हो। कभी भी ऐसा भी कभी कभी क्या होता है कि मेडिसिन चल रही है, बहुत लंबी मेडिसिन चल रही है जी, उनको भी अवॉइड करते हैं, या कोई किसी पे आगे सर्जरी तो नहीं हुई है, वो सारी चीज देखी जाती है। अगर डोनर फिट है तो उसका डोनेशन आगे बढ़ाया। अच्छा सर, एक टर्म यूज होता है बॉम्बे ब्लड जी, तो मैं आपको सच बताता हूँ मैंने तो पहली बार सुना जी जी। तो ये बॉम्बे ब्लड टर्म क्या है और ये क्यों यूज होता है? सर ऐसा होता है कि ब्लड ग्रुप नॉर्मली हम लोग 4 ग्रुप यूज करते हैं जी, वैसे ग्रुप ज्यादा होते हैं, 150 समथिंग होते हैं, बट बहुत बारीक होते हैं, उनके एंटीजन एंटीबॉडीज बहुत कम पाए जाते हैं। मेनली 4 है सर ये जी। तो इन चारों के अलावा जो आजकल आता है, आजकल हमको देखने को मिल रहा है, वो बॉम्बे ग्रुप होता है जी। बॉम्बे ग्रुप में ओ पॉजिटिव की तरह होता है, बट आप ओ पॉजिटिव का ही उसी का ग्रुप उसी को चढ़ाएंगे तो उसमें मेजर माइनर में हैवी रिएक्शंस आते हैं। अच्छा, इन द सेंस वो ब्लड आप पे सूट नहीं है, वो आपको आप हम ट्रांसफ्यूज करेंगे तो फिर आपको वो रिएक्शन करेगा, कर सकता है। इसीलिए सर बॉम्बे ग्रुप वाला ही बंदा डोनेट बुलाना पड़ेगा या हमें मंगाना पड़ेगा। ओके, ये ज्यादातर बॉम्बे में ही एक होती नहीं, बॉम्बे में ही लोग रहते हैं। ओके, उनका ही ज्यादातर निकलता है। अच्छा, तो ये सर्च भी बॉम्बे ग्रुप इसीलिए बोला जाता है, बॉम्बे साइड एरिया को है बॉम्बे ग्रुप पाया जाता है सर। राइट राइट जी। अच्छा, ब्लड बैंक्स मेजरली क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं? ब्लड बैंक्स में सर डोनर जैसे पहुंचता है जी, उसकी सारी टेस्टिंग होती है जी। टेस्टिंग होने से पहले जैसे डोनर आता है उसको देखा था फिजिकली कंडीशन सही है, आप मेंटली कोई टेंशन में तो नहीं है, कोई आपके मेडिसिन तो नहीं चल रहा है। उसके बाद उनका फॉर्म फिलअप होता है सर, फॉर्म फिलअप होने के बाद उनका एचबी टेस्ट होता है, पीपी टेस्ट होता है, आप फिट हैं, उसके बाद उस फॉर्म को आगे बढ़ा दिया जाता है, ब्लड डोनेट के लिए पहुंच जाते हैं। ब्लड देने के बाद उसको रेस्ट कराया जाता है, जो डोनर होते हैं वो ब्लड को अंदर टेस्टिंग में चला जाता है। ओके, टेस्टिंग में आने के बाद उनकी सारी ब्लड की टेस्टिंग होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C, VDR, MP, ये सारी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग होने के बाद ब्लड को सेपरेशन में जाता है, जिसके ब्लड कंपोनेंट बनते हैं। वो कंपोनेंट बन के मैंने बताया आपको सारे स्टोरेज में हो जाते हैं। जैसे कि ब्लड है वो अपना अलग स्टोरेज होता है, प्लेटलेट का अलग स्टोरेज, प्लाज्मा का अलग स्टोरेज। राइट, ये सारे स्टोरेज हो जाते हैं। जब भी कोई अटेंडेंट आते हैं जिसको ब्लड की नीड है तो डॉक्टर्स पे लिख के देते हैं कि कंपोनेंट में कौन सी चीज आपको चाहिए जी।
जब आप लेके आएंगे सैंपल, तो वही चीज हम पर्टिकुलर निकाल के क्रॉस करेंगे, कंपेटेबल सही है, उसी के बाद उनको ब्लड प्रोवाइड करें। जी सर। राइट। अच्छा, एक लास्ट में हम जो बात कर रहे हैं, आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चीज के लिए? मैं सर ये कहना चाहूंगा सभी ऑडियंस से कि आप ब्लड डोनेट करिए। ब्लड की हमारे देश में बहुत कमी है। आप ब्लड देंगे नहीं तो ब्लड पहुंचेगा नहीं। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता देते हैं, थैलेसीमिया पेशेंट, जैसे कि हमारे यहाँ से कैदियों को भी ब्लड जाता है जेल में, कैंसर वालों को भी जाता है, लेकिन मेनली हमारे यहाँ थैलेसीमिया पेशेंट हैं। और मथुरा में मैं समझता हूँ 60 से 70 पेशेंट ऐसे हैं बच्चे, जिनको एवरी मंथ 2 यूनिट ब्लड चाहिए। कई बच्चे ऐसे हैं, आज से 12 साल पहले हमारी ब्लड बैंक ओपन हुई थी, जब से वो बच्चे रजिस्टर्ड हैं, बच्चे जब से जन्म हुए हैं, और आज तक यानी कि 12 साल तक एवरी मंथ उनको 2 बोतल जाती है। इन द सेंस ये है कि हर महीने हमारी 60 से 70-80 यूनिट हमारी ब्लड थैलेसीमिया वालों को जाती है। और आप ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो ब्लड उनको पहुंचेगा नहीं। राइट। दूसरी बात यह है कि जब हम ब्लड देते हैं ना, हम लोगों को ये अपनी साइकोलॉजी चेंज करनी चाहिए कि हम लोग ब्लड देंगे तो हम लोग वीक हो जाएंगे, या हम लोगों के अंदर ऐसा कुछ हो जाएगा कि हमको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ब्लड जाइए, दीजिए। सिर्फ एक निडल जब लगती है तो आप ये सोचिए ये निडल 3 लोगों की जान बचा रही है। और जब आप एक बार जाएंगे ब्लड बैंक और एक बार आप ब्लड डोनेट करेंगे, तो डेफिनेटली कह रहा हूं मैं, आप हर 3 महीने बाद ब्लड डोनेट करेंगे और ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज जो मेरा पर्पस था स्पेशली इस एपिसोड को बनाने का, कि हम ये अवेयरनेस करें कि ब्लड की क्या जरूरत है। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्लड एक ऐसी चीज है जिसको नेचर के अलावा कोई भी जना नहीं बना सकता। अगर ये हम बना पाते तो शायद ब्लड डोनेशन की जरूरत ही ना पड़ती। तो अच्छा, दूसरा प्लस पॉइंट, अब मैं प्लस पॉइंट की बात करूं तो जैसा संजीव जी ने बताया कि जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनकी बोन मैरो बहुत अच्छा काम करती है, उनको कोलेस्ट्रॉल की कम प्रॉब्लम होती है, उनको कैंसर होने की संभावना कम होती है जी। तो अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हम अपने आप को ही स्वस्थ कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि हमको एक अच्छे रेपुटेटेड जगह पर, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी चीजें फ्रॉड भी होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी जने होते हैं, लेकिन अच्छी रेपुटेटेड नोन जगह पर ब्लड डोनेशन करें और रेगुलर इंटरवल पे करें, सो दैट आप स्वस्थ बने रहें। क्योंकि हमारे पास बड़ा लिमिटेड टाइम है, हम 18 से लेकर 65 की एज तक ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उसके बाद हम ब्लड भी डोनेट नहीं कर सकते। और एक और प्लस पॉइंट कि जब ब्लड बैंक हमारा ब्लड टेस्ट करती है तो हमारे अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम भी हमको पता पड़ जाती है, जिससे हम पहले से ही प्री डायग्नोज होकर के अलर्ट मोड पे आ जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जी। फिर मिलते हैं डॉक्टर स्टॉक पे। थैंक यू।